जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स। आज उसी सीरीज़ का अपना 9वां दिन है। 8 दिन तक हम लोगों ने 8 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज 9वें दिन में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इसके बाद वो सारी वीडियोज़ आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आप लोगों के सारे क्वेश्चन पेपर जो 20 नंबर सॉल्विंग वाले आएंगे वो सारे के सारे इन्हीं की हेल्प से हो जाएंगे। ठीक है ना। या तो देखिए यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे या फिर इसी बेस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों का सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अपना एक ही है कि हम कभी भी क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 3/5 की पावर 3p-2 इज इक्वल टू 9/25 की पावर 8 इंटू 3/5 की पावर -3 है। तो आपसे ये पूछ रहा है 2p+1। इसका मतलब हमें सबसे पहले p कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो देखिए p कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट साइड में क्या है, 3/5 होल पावर 3p-2 ये दे रखा है इज इक्वल टू में 9/25 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हो 5। एक सेकंड, 5 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख सकते हो। इसका पावर कितना लिख सकते हो 2 और होल पावर कितना है 8 है, ये लगा दीजिए। ठीक है। इंटू 3/5 की पावर ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना, -3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कीजिए। 3 की किसी की पावर, जैसे ये चीज़ें मैंने बताई थी ना, a की पावर m हो और इस पूरे की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, mn बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे लगाइए, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 आ जाएगी। इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/5 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्दर इसको और सॉल्व करोगे, देखिए इनका बेस समान है, जो 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 यहाँ पे भी है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे +16 है, यहाँ पे -3 है, तो घट जाएंगी। तो इसको आप लिख सकते हो 3/5 की पावर क्या, 16 में से 3 गया 13। ठीक है। और ये वाली चीज़ यहाँ पे रख दीजिए जो था, पेन थोड़ी मोटी ही रखता हूँ। 3/5 की पावर कितना था, 3p-2। अब जरा इसमें और इसमें तुलना कीजिए, दोनों का आधार समान है, बेस समान है, तो घातें भी समान होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए हम घातों को समान करते हैं। तो घात कितनी है, इधर है 3p-2 और राइट साइड में कितना है, 13 है। ठीक है ना। तो ये बराबर हो गई। तो यहाँ से 3p कितना आ जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा 15। तो p कितना आ गया आपका, 15 को डिवाइड कर दीजिए 3 से। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा हटा दूँ इसको। हाँ, 15 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से, तो 3 5 जा, तो ये 5 आ गया। p की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 5 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 2p+1, तो 5 रखिए ना यहाँ पे। तो 2 गुणा में 5 + 1, तो 5 दूनी 10 और 1 11। 11 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सा, प्यारा सा, आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने मैंने सॉल्व कर दिया। वैसे ये चीज़ें आप लोग बिना पेन के कर सकते हो, मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किया। अगर मुझे पेपर में करना होगा तो देखिए इसको मैं कैसे करूँगा, एक बार सिंपल सा यहाँ से देख करके ये समझ में आ रहा है, ये 925 ये 3 में कन्वर्ट होगा, तो 3 की पावर 2 होगा, ये 5 की पावर 2, तो सीधा 16 आ गया और फिर माइनस कर दिया 3, तो 16 - 3 ये 13 आ गया। तो 3p-2 को सीधा यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँगा मैं। एक सेकेंड, पेन कहाँ चली गई, एक सेकेंड बस, पेन चल जाइए, कहाँ चला गया पेन। हाँ, यहाँ पे सीधा यहाँ से करना शुरू कीजिए आप सोल्यूशन। कहाँ से, 3p-2 = 13 से डायरेक्ट p की वैल्यू यहीं मन में कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आज ही अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन आपका जो पेपर हुआ था 24 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम डेट थी, और ये 2022 की जो निकली थी उसमें था, उसका पेपर है ये। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में 4 भिन्न घड़ियां हैं,
क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। मतलब कोई वो बेल वाली घड़ियां हैं जो कि इतने टाइम पे बजती हैं, ठीक है। यदि ये घड़ियां एक साथ 9 बजे सुबह बजती हैं, सुबह 9 बजे एक साथ बजी थी, तो वे पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी। अच्छा एक चीज़ सुनिए, जब भी कभी क्वेश्चन बनता है कि घड़ियों के एक साथ बजने का, या कोई सर्कुलर पाथ पे कुछ धावक हैं जो दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, और वो किस टाइम पे एक दूसरे को एक जगह क्रॉस करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं उसको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व किए जाते हैं इनका एलसीएम निकाल करके, ठीक है। तो देखिए ये घड़ी कितने, 4 घड़ियां हैं, एक ये सपोज आपके पास घड़ी है, दूसरी घड़ी का बेल ये रहा, तीसरी घड़ी का बेल ये रहा, 4 घड़ी ये रहा। एक बज रही है आपका 6 सेकंड पे, दूसरा 8 सेकंड पे, तीसरा आपका 12 सेकंड पे, चौथा 18 सेकंड पे, इतने पे बज रही हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, इनका ना एलसीएम निकालना होता है हमें। तो इन सब का एलसीएम निकालिए, जितना एलसीएम आएगा वो जो टाइम आएगा, इनका एलसीएम का जो टाइम आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे आप ना, तो उसने टाइम पर दोबारा से रिपीट करती हैं ये बजना। तो बताइए 6, 18, 12, इसका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम निकालने का बहुत तरीका है, एक तो फैक्टर मेथड, वो बच्चे करते हैं, आप लोग स्मार्ट वे में कीजिए। जैसे देखिए 6, 12 और 18, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 तो होगा नहीं, या तो सबसे बड़ी होती है या उससे उसी का कोई फैक्टर होता है। तो देखिए 6, 12, 18 में 18 हो नहीं सकता, क्योंकि 12 से 18 नहीं कट रहा है, 6 से तो कट जा रहा है। तो 18 से फैक्टर दूसरा क्या आ जाएगा, 36। तो 36 देखिए 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देखिए, ये इतने से कट रहा है, मैं एलसीएम का तरीका बता रहा हूँ, आसानी से कैसे एलसीएम निकाल सकते हो आप, ठीक है। 36 जो है 3 से कट रहा है, लेकिन क्या 36 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 36 8 से नहीं कट रहा है। लेकिन 8 में क्या क्या चीज़ें हैं, 8 में 4 भी है और 2 भी है। एक चीज़ देखो जरा, 4 से तो 36 कट रहा है, 4 से कट रहा है, केवल 2 से नहीं कट रहा है ना, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो है 72 आ गया। अब 72 जो है 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। तो इन चारों नंबर का जो एलसीएम आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा एलसीएम, ये 72 आ जाएगा, ठीक है ना। 72 सेकंड आ गया, सेकंड में सारी चीज़ें हैं। एक तो देखो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप लोग बिल्कुल ही बेसिक से जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत दिनों से छोड़ रखा है, उन्हें नहीं पता है इतना शॉर्ट, तो आप एक ये मेथड कर सकते हो, 6, 8, 12 और 18, इस तरह से फैक्टर वाला कीजिए, और जितने भी आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करके आप बता दीजिए, वहाँ से भी 72 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। 72 सेकेंड ये आ गया। अब देखिए पहली बार 9 बजे बजी थी सुबह, तो अब 9:72 पे, 72 मिनट मतलब 9 बजे के बाद 72 सेकंड के बाद फिर दोबारा बजेगी। तो मुझे ये बताइए 72 सेकंड को मिनट में बदलिए, कितना आएगा, 60 सेकंड। तो पहले तो 60 सेकंड आ गया और 12 अलग से, ठीक है ना। 12 सेकंड ये, 60 सेकंड ये, 60 सेकंड को आप 1 मिनट लिख सकते हो, ये 1 मिनट हो जाएगा और ये 12 का सेकंड ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगला जो बजेगा 9:01 और 12 सेकंड पे, 9:01 12 सेकंड सुबह जो है दोबारा बजेगा। कहाँ है, बी ऑप्शन दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं बिना पेन के कर सकता हूँ, बहुत ही मतलब 1-2 जगह पेन चलाने की नौबत है इसमें, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं पूरा डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको सीख जाइए बस। आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आप देखिए, जैसे डिनोमिनेटर सबका जो है ना को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ खास कॉमन दिखता नहीं है, 1 और वो खुद अकेले ही होते हैं, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 13, 7, 9 में कोई भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इस पूरे का एडिशन पूछ रहा है हमसे। तो चलिए आगे करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 30, तो ये आ जाएगा 30/7 प्लस 13 तिया 39 और 1 39, 1 40, 10 50, ये 50/13 आ जाएगा प्लस 5/9, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका डिनोमिनेटर का हम लोग मतलब हर का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा,
सारी संख्याओं का गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं, जबकि ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता सीधा हम गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 7 गुणा में 13 गुणा में 9। ठीक है, अब जब इनको करोगे 7 से भाग गया कट गया, तो 30 गुणा 13 गुणा 9, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। देखिए इसमें कोई भी गुंजाइश की बात है नहीं, क्योंकि और कोई इसमें आसान वे दिख नहीं रहा जहाँ से मैं आप लोगों को कुछ इसमें हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो जब इसको करोगे 30 से, तो ये आपका आ जाएगा 35 10, मैंने पहले कैलकुलेशन इसकी देख रखी है, और ये आ जाएगा आपका 3 1 5 0 1 5 0 और प्लस ये आपका आ जाएगा 455। ठीक है ना, मैं देखिए कैलकुलेशन करने में अभी 1-2 मिनट टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन देख करके यहाँ रख दिया, कैलकुलेटर से मैंने कर लिया है, ये आएगा। अब इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 71 15 7115 डिवाइडेड बाई 819। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब इसको भाग करोगे तो 8 सही 563/819 आएगा। देखिए इसमें मैं आप लोगों को बताने को तो बता सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ना उसको पूरे डिटेल में सिखाना पड़ेगा। जैसे डिजिटल सम आता है, डिजिटल सम से ये आंसर यही मैच होगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा उसमें। जब मैं डिजिटल सम आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा तब जाकर के बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूज होंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग इसी मेथड से जाकर के थोड़ा जल्दी से कैलकुलेशन फास्ट करके ये इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी, 1 सेकंड का टाइम लूँगा। मैं सीटेट के पेपर के बाद आप लोगों के लिए मैथ और साइंस और प्लस कंप्यूटर, जो कि सुपर टेट में जो यूपी में प्राइमरी और जूनियर के लिए वैकेंसीज आने वाले, उसमें मैथ साइंस और कंप्यूटर का पूरा कोर्स लेकर के आने वाला हूँ। डेली आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही कॉन्सेप्ट की वीडियो, उसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एनसीईआरटी बेस का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी लोग टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो सब उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, आ जाइए बिना टाइम नुकसान किए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें देखिए कह रहा है कि BA, और यदि इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 6 से तो आंसर आया A78 है, जहां A और B अंक है, डिजिट दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको पूछ रहा है कि आपसे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है हमसे कि BA कोई नंबर है, इसका गुणा कर दिया उसने 6 से तो आंसर आ गया कितना, 8 7 और A आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका होता है करने का कि आप ऑप्शन से जाइए। सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऑप्शन से जाइए, ए के और बी की वैल्यू किसी भी ऑप्शन से उठाइए। तो देखिए हर एक ऑप्शन में ए को या तो 8 लिया है या तो 3 लिया है, या तो 8 लिया है या तो 3 लिया है ए को। ठीक है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक एक रखते हैं। पहले हमने चेक कर लेते हैं ए की जगह 3 रख करके, ए की जगह 3 रखिए जरा। अगर हमने यहाँ पे सपोज 3 ले लिया तो 6 3 18 के 8 आएगा, यहाँ पे कैरी आपका 1 लगेगा ना। अब देखिए, अब बी को ऐसा, इनमें से 4 7 6 में से बी को मैं क्या लूं, बी को मैं क्या लूं कि एक उसमें जोड़ने, बी को क्या लूं कि 6 से गुणा करने के बाद एक जोड़ूं तो यूनिट प्लेस पे 7 आए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बी को ऐसा कौन सा ऑप्शन उठा के लूं कि जिसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर और एक और जोड़ दूं तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 7 आ जाए। तो देखिए 6, अगर मैं सपोज 6 ले लेता हूं बी की जगह 6, तो 6 6 36, 36 का 6 आएगा और एक और जोड़ दोगे 37 आ गया ना। 37 का 7 उठा करके सपोज कर लो यहाँ रखा होगा, 3 अभी भी कैरी बचा हुआ है, 3 बचा है कैरी ना। अब वही 3 यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह, क्योंकि ए हमने 3 ऑलरेडी माना था, ये 3 हमने रख दिया, तो ये सेटलमेंट हो गया ना। तो देखिए 3 7 8 आएगा बिल्कुल। इसका मतलब हमें ए को तो 3 लेना पड़ेगा और बी को क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें से किसी भी एक, देखो ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको। अगर आप पहले 8 ले लेते तो फिर आपको, क्योंकि 8 से भी लास्ट में 8 आएगा, 8 6 48 होता है, 8 आएगा, लेकिन वहां से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इसमें अप्रोच कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग यही काम करोगे, ऑप्शन के थ्रू जाओगे, एक रख करके दूसरा चेक करोगे। ऐसे क्वेश्चन की 1-2 प्रैक्टिस कर लोगे तो और जल्दी हो जाएगा। हमें लगता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब आ जाइए हम लोग अगले उस पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहीं सॉल्व कर देता हूँ, आसान सा लग रहा है क्वेश्चन तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे व्यंजक इतना प्लस इतना प्लस इतना का क्यूब दे रखा है, में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या अंक आएगा। देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए हमें जो इकाई वाले अंक है ना, इन्हीं का कैलकुलेशन करनी होती, बाकी किसी का नहीं। चलो जोड़ते हैं, 7 + 0 7 ही रहा, प्लस 5 12 हो गया, 12 6 18 18 आ गया ना। 18 का यूनिट प्लेस क्या है 8, लेकिन इसका करना है आपको क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना आता है 512 होता है। तो अब लास्ट में कितना आ गया अंक 2 आ गया, तो यही पूछा था यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो 2। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आ जाइए, आप लोग भी कोशिश किया करिए वीडियो रोक करके सॉल्यूशन करने की। ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर लाइव होता तो मैं आप लोगों से पहले खुद ही आंसर लेता, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए पहले खुद ही सॉल्व कर देता हूँ 1-2 मिनट में, तो आप लोग पॉज करके किया करिए। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 0.25 ब्रैकेट में 4y - 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10y - 9 है, तो आपसे पूछा है 7y - 5 की वैल्यू पूछ रखा है आपसे, ठीक है। चलिए करते हैं, ये दे रखा है 0.25 ब्रैकेट में 4y - 3 इज इक्वल टू में 0.05 ब्रैकेट में 10y - 9, ये आपको दे रखा है। अच्छा देखिए 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आ जाएगा 4y है ना -3 बराबर 0.05 को लिख सकते हो 5/100, क्योंकि 0 हटाओगे तो नीचे 2 0 वाला लगेगा। ब्रैकेट में फिर से आ जाएगा 10y - 9, ठीक है। अच्छा ज़रा दोनों साइड देखिए, 100 से 100 तो कट गया। अब इस 5 से 25 को काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, ये आ गया। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक, देखिए ये मैं आप लोगों को बताने के लिए इतना डिटेल में कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है 5 चौक 20 और 10 माइनस हो गया 10y, लेकिन आप लोग को मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। 5 चौक 20y आ जाएगा, -5 × 3 = 15 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 10y - 9। अब देखिए 20y ये इधर जाएगा घट जाएगा, और ये इधर आएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 20y में से 10y घटाएंगे तो 10y बचेगा, बराबर इधर यह प्लस 15 हो गया, 15 में से 9 गया, कितना होता है 9 6 15, 6 आ गया। अब यहाँ से y आप बता दीजिए कितना आ जाएगा, y = 6/10, ये आपके पास आ गया y की वैल्यू 6/10। लेकिन पूछा क्या है, ये पूछा है आपसे 7y - 5, तो 7 × y की जगह रखिए 6/10 और -5 ये रख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व, ये कितना आ जाएगा 7 × 6 = 42, ये आ गया आपका 42/10, ठीक है। और माइनस का 5 है ही, तो आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, चाहे इसको 4.2 लिख दीजिए, 4.2 - 5, ठीक है, 10 से भाग दे दिया, तब 5 में से 4.2 चला जाएगा तो 0.8 बचेगा, और साइन किसका लगेगा, जो इसमें से बड़ा है, इसमें से बड़ा क्या है 5, 5 के पहले साइन माइनस है तो -0.8 आएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि दोनों दिया है, प्लस भी दिया है माइनस दिया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, जूनियर्स को अपने ज़रूर भेजिएगा ये चैनल, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा, इसमें इतू सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें कह रहा है 2x² - xy - 3y² + yz + zx डिवाइडेड बाई x² - y² किसके बराबर है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 2x² माइनस, अब देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करूँगा, ये जो माइनस, अब मैं ऐसा क्यों करूँगा मैं वो भी बता देता हूँ, आप लोग कहोगे खुद ही करते जा रहे हो। देखिए जरा ऑप्शन पे नज़र गड़ाइए, हर जगह 2x - 3yz 2x - 3yz 2x + 3yz 2x 3yz के फॉर्म में कुछ दिख रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर ऐसा कुछ टर्म बन जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो -xy है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -3xy, ठीक है, और प्लस 2xy। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें से घटाओगे फिर भी ये यही बना रहेगा अभी भी, ठीक है।
इस तरह से लिख दिया, और इसको लिख दिया फिर -3y², ठीक है, और प्लस yz प्लस zx, और नीचे क्या था, x² माइनस y²। अच्छा मुझे ये बताइए, ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बना रहा है, तो ये होता है हमारा एक ब्रैकेट में प्लस आ जाता है और एक ब्रैकेट में माइनस आ जाता है, आता है ना, ठीक है। जब यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ऊपर जहाँ जहाँ x वाला टर्म है, यहाँ x वाला टर्म है और कहाँ पे है, और एक यहाँ पे x वाला टर्म है, इन तीनों में एक साथ लेते हैं, इन तीनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। अभी देखो जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 2x² 3xy और यहाँ से zx में से, ठीक है। अब हम कॉमन कैसे ले रहे हैं कि हमारा बचे क्या, x y z बचे, इस तरह से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया x को कॉमन, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 बचा और यहाँ पे एक x बच गया, तो 2x बच गया, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, और कहाँ से कॉमन लिया था, इसमें से लिया था x, तो बच गया -3y बच गया आपका, यहाँ से लिया x कॉमन तो यहाँ बच गया प्लस का z, इतना काम हो गया। अब आ जाओ प्लस, ठीक है। अब हम बचे हुए में से, इनमें से, इस पेन से दिखाता हूँ, इसमें और इसमें, इन तीनों में से देखिए y कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, इन तीनों में से y कॉमन ले लेता हूँ। तो जब आपने y कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, यहाँ बचा कितना, y निकल गया तो केवल 2x बचा, रखिए यहाँ पे 2x, और यहाँ से y² में से एक y बाहर चला गया तो -3 केवल बच गया, -3 रखिए यहाँ पे, yz में से y चला गया तो प्लस का z बच गया, ठीक है, इतना हो गया। और नीचे की चीज़ें ऐसे रखो, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, 2x माइनस 3y प्लस जेड, 2x माइनस 3y प्लस जेड, इस पूरे ब्रैकेट को ही बाहर ले लो, ले लेते हैं, 2x माइनस 3y प्लस जेड, इस पूरे को बाहर ले लिया हमने, रेड पेन से ही करता हूँ। तो बचा कितना, यहाँ केवल x बच गया और यहाँ पे प्लस y बच गया आपका, ठीक है। नीचे तो यही रह गया आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, आपके पास आंसर बच गया कितना, 2x माइनस 3y प्लस जेड बटा x माइनस वाई, कहाँ पे दे रखा है देखिए जरा, 2x प्लस 3y माइनस जेड बटा x माइनस वाई नीचे चाहिए, ये रहा, बी ऑप्शन पे दे रखा है, 2x माइनस 3y प्लस जेड बटा x माइनस वाई। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो वीडियो को रोक करके एक बार इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको स्प्लिट करना जरूरी था -xy को, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन में इस तरह का दे रखा था, आपको ऑप्शन से ही तो आंसर करना है, ठीक है, अदरवाइज कुछ और सोचा जाता। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया समझाने में। अच्छा देखिए बहुत प्यारा सा है, ये कह रहा है किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का, तू सही 1/2 का मतलब होता है 2.5 साल का साधारण ब्याज, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर का 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 रुपया कम है, तो धनराशि बताओ। तो देखिए मैं कोई फार्मूला नहीं बताता हूँ ना, फार्मूले से मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सिंपल वे में बिल्कुल सॉल्व करूँगा, आप लोग ध्यान से बस देखिए। हमने मान लिया कोई पी अमाउंट था, पी राशि था, इस पे 12 रुपए के हिसाब से, 12% के हिसाब से वार्षिक दर लग रही है, मतलब एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 12%, ठीक है ना, 12%। अच्छा मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये बात ध्यान रखना, मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये 12% एक साल का है, लेकिन कितने साल तक लगाया है उसने, 2.5 साल के लिए, तो 12 गुणा 12 का 2.5 कितना हो जाता है, 12 दूनी 24, 2 साल का हो गया, और आधे साल का 6%, 24 और 6 30 हो गया, तो 2.5 के लिए कितना प्रतिशत लगेगा उसे ब्याज, 30% का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना, पहली वाली कंडीशन में। अब कह रहा है उसी धनराशि पे, इसी पी पे कह रहा है 8% के एक साल का, 1 ईयर का 8% ब्याज लग रहा है, तो 4.5 का बताओ। तो 8% एक साल का है तो 4 साल का हो गया 32, और आधा साल और
तो 32 और 4 36, तो 36% हो गया आपका। बात समझ पा रहे हो ना? ये लगेगा दूसरे वाले का, 36% हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज है, इन दोनों ब्याजों का अंतर 600 रुपया है। मतलब जो 30% ब्याज हुआ और ये जो 36% ब्याज हुआ, इनका अंतर कितना का है, 600 रुपये का है। अब प्रतिशत में अंतर बताओ कितना है, ये 36% है, ये 30% है, तो प्रतिशत अंतर कितना है, 6% का अंतर है। 6% की वैल्यू कितना दे रखा है, 600 रुपया दे रखा है। 6% 600 रुपये के बराबर है, तो 1% बताओ कितने के बराबर हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे इधर, तो 100 रुपया के बराबर हो जाएगा 1%। लेकिन उसने पूछा है कि वह राशि कितना है, हमने राशि कितना माना था, P माना था, और P अपने आप में 100% था, तो 1% 100 रुपया है, तो 100% कितना हो जाएगा बताइए, 100 गुना हो जाएगा, तो 100 का 100 गुना हो जाता है 10,000 रुपया। एक सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज आ जाएगा, जो मूल राशि हो जाएगी इसकी, मूलधन। ठीक है ना, जो भी वो था प्रिंसिपल अमाउंट। कहाँ पे दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहले भी इस तरह से क्वेश्चन किए होंगे तो आपको बहुत मजा आया होगा। और देखिए दूसरा एक होता है कि इसको फार्मूला लगाइए, PRT/100 का, एक का कैलकुलेट कीजिए, फिर दूसरे का माइनस कीजिए, इस तरह से कैलकुलेट कीजिए, वो बहुत लंबा जाएगा। इससे करोगे, ये तो मैंने बताने के लिए किया है, पेपर में आप कैसे करोगे मैं बताता हूं आपको क्या करना है, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 12% वार्षिक 2.5 साल के लिए, तो 12 दूनी 24 6 30% हो गया यहाँ पे डायरेक्ट। 8% वार्षिक 4.5 के लिए, ये आ गया 36%। दोनों का अंतर 6%, उसकी वैल्यू 600, तो 6% की वैल्यू 6% दे रखा है, कितना आपको 600 बता रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा इसका, ये 600 गुना है ना, तो आ जाएगा 100 गुना कर दीजिए, तो सीधा सीधा 10,000 रुपया आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिना पेन छुए कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो कर पाओगे। ठीक है, आ जाइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही डीप में जा रहा हूँ क्या, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये वाले क्वेश्चन में कह रहा है इफ x² + y² = 106 एंड x - y = 4, देन द वैल्यू ऑफ 1/x - 1/y। हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, 1/x - 1/y की वैल्यू। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए xy, ये आ जाएगा y - x। कुल मिला के हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए y - x हमें कैसे, यहाँ से तो मिल जाएगा, x - y पता है, तो y - x इसका उल्टा हो जाएगा। x y कैसे मिलेगा सोचो, क्योंकि नीचे x y रखना है ना, तो x y कैसे मिलेगा, x y ऐसे मिलेगा कि इसका दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, x - y का, यहाँ पे करते हैं, x - y = 4 का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। देखिए किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर रूट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड, तो कर दिया। बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, x - y का x² + y² - 2xy। ठीक है, बराबर 4 चौके 16। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसने x² + y² की जगह वैल्यू दे रखा है, तो मैं यहाँ इतने की जगह रख देता हूँ, कितना रखूंगा 106, तो यह आ जाएगा 106 - 2xy = 16। ठीक है, अब देखिए -2xy को राइट साइड ले जाता हूँ, 16 को इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, तो यह आ जाएगा 106 में से 16 घटाओ कितना जाएगा बताइए 100 में से छोड़ो 6 चला गया तो 100 बचा। ठीक है, 10 और चला गया तो 90 क्यों, हाँ ठीक है ना, 106 में से 16 गया तो कितना जाएगा भैया, 106 और ये रहा 16, तो पहले हमने 106 में से 6 ही घटा दिया, तो 100 बचा आपके पास, 100 में से 10 गया तो 90 ही तो बचेगा। 90 की वैल्यू आ गई, इसको राइट ले जाओ 2xy। ठीक है, तो xy कितना आ जाएगा बताओ, 2 से भाग कर दीजिए, 45 आ गया, तो xy मिल गया, और ये y - x। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हम ला के पुट कर देते हैं, यहाँ से ले चलते हैं, यहाँ रख देते हैं। y - x कितना होगा, x - y 4 है, तो y - x कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ रखते हैं ऊपर -4, और नीचे कितना आ जाएगा, xy कितना है 45, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। देखो कहीं दिया है -4/45, ये रहा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आंसर। साइन वगैरह का बहुत ध्यान देना, यहाँ 4/45 भी दे रखा है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें कह रहा है यदि व्यंजक
पी एक्स की पावर ए और क्यू एक्स की पावर बी का गुणनफल 12x की पावर 8 है। तो इन दोनों का गुणनफल कह रहा है तो इनका गुणा कराइए ना, पी एक्स की पावर ए गुणा क्यू एक्स की पावर बी, ये बराबर दे रखा 12x की पावर 8। ठीक है, तो जब देखिए जो सेम घात वाले हैं, जो सेम बेस वाले हैं, उनकी तो घातें जुड़ती हैं, बाकी अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। तो p इंटू क्यू हो जाएगा, पी क्यू इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो a प्लस बी हो जाएगा बराबर 12x की पावर 8। ठीक है ना, 12x की पावर 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ तुलना करेंगे। देखिए x का कोफिशिएंट 12 यहाँ पे है, यहाँ x का कोफिशिएंट pq है, तो pq जो होगा बराबर होगा 12 के और a प्लस बी बराबर होगा 8 के, a प्लस बी बराबर होगा आपका 8 के। ऐसा कहाँ दे रखा है, देखिए pq बराबर 12 एंड a प्लस बी बराबर 8, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप चीज़ें समझ गए होंगे, बहुत आसान सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मेहनत से सॉल्व करना है। एक सेकंड, देखिए ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। यदि क्यू आर पी आर बराबर है तो क्यू एंगल क्यू 50 और ये करना है। ठीक है, आज बनाते हैं। कह रहा पी क्यू आर त्रिभुज बनाओ पहले, ये रहा आपका P, ये रहा Q और R त्रिभुज है। कह रहा है R को, कहाँ गया, पी क्यू आर त्रिभुज है, क्यू आर को S तक बढ़ाओ, ये रहा क्यू आर, इसको और बढ़ा के ले जाओ S तक, बढ़ा दिया भैया जैसा कह रहे हैं। ठीक है ना, S तक बढ़ाया जाता है। कह रहा है यदि क्यू आर बराबर है पी आर के, कहाँ है क्यू आर, ये रहा हमारा, बराबर है पी आर ये इसके, तो आपसे कह रहा है कि क्यू पी आर 50 डिग्री है। अच्छा बताओ, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इस वाली भुजा के सामने का कोण ये और इस वाली नीचे वाली भुजा के सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे, जो ब्लैक से कर रहा हूं मैं, बिल्कुल होंगे। अब कह रहा है क्यू पी आर इसकी वैल्यू 50 है, जब ये 50 है तो ऑटोमेटिक ये भी 50 हो गया। अब मुझे ये बताओ, जब ये 50 तो ये बचा हुआ कितना हुआ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है ना, तो 50 प्लस 50 100 यही हो गए, तो ये बचा होगा 80 डिग्री, ये 80 हो गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे भैया, ये कह रहा है 3PRS कहाँ है, तो 3 गुणा PRS कहाँ है, PRS, तो ये बताओ कितना आएगा। एक सीधी रेखा पे बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 होता है लीनियर पेयर से, ये ऑलरेडी 80 दिया है तो ये 100 बचा, इसका मतलब ये आपका 100 डिग्री है। तो यही कह रहा है 3PRS, तो 3 गुणा 100 और माइनस 2 गुणा, कह रहा है कौन सा एंगल, PQR, ये भी 50 है, 2 गुणा 50, तो 3 गुणा 100 हो गया 300, माइनस 2 गुणा 50 मतलब 100, 50 का डबल, तो 300 में से 100 चला गया, 200 आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, कहाँ है, सी ऑप्शन पे। ये आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, बस आप यहाँ समझ जाओ, आप लोग फटाफट से करना, देखते ही आंसर, इतने के बाद सीधा आंसर मार्क करना। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर से पहले एक दिन मैं बिल्कुल पेपर की तरह सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को एकदम खटाखट से कैसे आंसर मार्क करना है वो दिखाऊंगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, ये उस पर आ गया है बहुलक वाले, जो क्या कहते हैं, यूलर्स फार्मूला होता है। यूलर्स फार्मूला आप लोगों को मैंने बहुत बार सिखा रखा है, उस पर है। कह रहे किसी बहुफलकों के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं क्रमशः 20, x और 30। तो देखिए फलक, वर्टेक्स और एज मतलब किनारा, इनकी संख्या क्रमशः कितना दे रखा है, ये 20 है और ये x है और ये 30 है, ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है, 4x - 5, ये पूछ रहा है, मतलब x कैलकुलेट करवा रहा है हमसे। जरा आप बताओ मुझे, यूलर्स फार्मूला होता क्या है। यूलर्स फार्मूला होता है F + V = E + 2, ये होता है हमारा यूलर्स फार्मूला। ठीक है, इसमें रखते हैं सबको, F की जगह 20 रखो, प्लस V की जगह x रखो, बराबर 30 + 2, तो ये आ जाएगा कितना, 20 को उधर ले जाके माइनस करो तो x आपका आ जाएगा 30 + 2 - 20, कितना आ गया, 30 में से 20 गया 10 और 2 12, x निकल के कितना आ गया आपका 12। क्या पूछा है इसने, 4x इसकी वैल्यू पूछा है, तो 4 गुणा 12 48 हो गया, और -5, 48 - 5 43, 43 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आई होप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर डाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर, बना लेते हैं। ये रहा दो समांतर रेखाएं पैरेलल और एक इसका तिर्यक हो गई है ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। प्रतिच्छेदित करने पे दो एकांतर अंतः कोणों का योग, देखिए एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं वो ध्यान दो। अंतः मतलब हो गए जो इन दोनों लाइनों के भी अंदर अंदर हो, ठीक है ना, इधर साइड अंदर अंदर, इधर और इधर। अंतः का मतलब अंदर हो पैरेलल के, एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक ऐसे क्रॉस वाला, ये वाला कोण ये वाला कोण, ये होते हैं। और ये देखिए लाइन्स एंड एंगल चैप्टर जब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, किसी भी पैरेलल लाइन के जब तिर्यक रेखा काटती है इसके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ये मान लो इसको उसने बोला है ये y है, इसको मान लेते हैं x है, सॉरी जब ये y है दोनों बराबर ही होते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y ही होना चाहिए। एक सेकंड, तो देखिए अगर इसको y माना तो ये भी आपका y होगा। आगे क्या कह रहा है, कोणों का योग 140 है, यदि इनमें से एकांतर कोण y है, ये y ये भी y है, तो 140 इन दोनों का सम है, तो y प्लस y अगर 140 बन रहा है तो y कितना हो जाएगा बताइए, 70 डिग्री आ जाएगा, आधा 70 डिग्री। ये भी आपका 70 और ये भी आपका 70 बन गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, 3y माइनस 15, y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 3 गुणा 70 माइनस 15, 7 तियाँ 21, 210 माइनस 15, तो 210 में से 15 गया तो 10 चला गया तो 200 बचा, 5 और चला गया तो 195, 195 डिग्री बचेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं क्लियर है तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, मैं बहुत जल्दी सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कराने वाला हूँ। मैंने 150 बार से ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ा रखा है, मैथ साइंस को, तो आप घबराइएगा मत, ऐसा सिखा दूंगा आप लोग कभी नहीं भूलोगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना है आपको। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD, तो चलो एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD जैसा कुछ, ये रहा, नाम लिखते हैं ABCD, ये चतुर्भुज हो गया। कि कोण इस प्रकार है कि B अनुपात C अनुपात D, मतलब ABC का अनुपात 4 5 6 7 है। एंगल A मतलब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7 ये दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन सारे ऑप्शन में से पूछ रहा है तो हम पहले कोण ही पता कर लेते हैं। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, होता है ना। तो बताइए यहाँ अनुपात दे रखा है 4 5 6 7, तो इन सब का योग कितना हो गया, 4 5 9 6 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 5 20, 2 22 है, सही है ना। अनुपात कितना दे रखा है, 4 5 6 3 है भैया, यहाँ 3 है, सॉरी ये 3 है। तो ये बताइए कितना इनका टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 6 15, 15 3 18, तो 18 की वैल्यू कितना दे रखा है, कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मित्रों देखिए 18 की वैल्यू 360 होना चाहिए। तो यहाँ से जब 18 की वैल्यू 360 होगी तो एक की वैल्यू बताओ कितना होगी, एक यूनिट, ये यूनिट है अपने आप में, एक यूनिट के मान हो जाएगा 18 दूनी 36, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए कितना है, 4 यूनिट है, तो 20 चौक 80 हो गया, ये आपका 80 आ गया। बी कितना है, 5 डिग्री है तो 20 25 100, ये 100 मिल गया आपको। सी कितना है, 6 है, 6 दूनी 12, ये 120 आ गया। देखिए देखने में भले नहीं लग रहे हैं, आप लिखते जाओ, नाम चेंज हो जाएंगे, ये हो गया। अब डी 3 यूनिट है तो 20 3 60, तो ये कोण हो गया 60, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो मैं बताता हूँ। सारे ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, सारे ऑप्शन इसने ऐसे दे रखे हैं कि इसमें कह रहा है कि AD पैरेलल टू CD, ABCD एक समलंब है जिसमें AD पैरेलल टू BC है। अब आपको इसमें यही बस पता करना है कि कौन सी साइड किसके पैरेलल आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये ध्यान रखिए, जब भी समांतर चतुर्भुज बनता है, मान लो ये समानांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसमें क्या होता है, इस कोण और इस कोण, समांतर भुजाओं के बीच के जो कोण होते हैं इनका योग 180 होता है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से कोण है जिनका योग 180 बन रहा है।
एक तो देखिए 80 + 100 ए और इसका योग 180 बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया, और 120 + 60 ये 180 बन रहा है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होंगी। सॉरी, एडी जो है ए और डी, एडी साइड जो है बीसी के पैरेलल होगी, और इसको ट्रांसवर्सल मान लोगे तो ये 180 बना रहा है सम, ठीक है ना। जब ये 180 बना रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एडी पैरेलल टू बीसी है, कहीं दे रखा है एडी पैरेलल टू बीसी, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एडी पैरेलल टू बीसी है। हाँ भैया है, यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या दे रखा है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एक सेकेंड, ए बी सी डी, ए बी सी डी 120 है ना, तो ए बी सी डी, एक काइट तो है नहीं, यहाँ पे भी काइट नहीं है, ट्रपीजियम ही है, समलंब है। एक सेकंड मैं इसका जरा आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, इसमें कुछ 2 ऑप्शन क्यों सही से मुझे लग रहे हैं, एक सेकंड का बस टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, नहीं सही जा रहे हैं हम लोग, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ए ही है, क्योंकि देखिए ये वाली साइड होगी ये एज ए तिर्यक रेखा ली जाएगी ना, और ये भी एज ए तिर्यक रेखा ली जाएगी, तो तिर्यक रेखाओं के अंदर का कोण का सम 180 बन रहा है, यहाँ पे भी 180 बन रहा है, यहाँ पे भी। लेकिन अगर आप इसको पैरेलल लेते हो तो 120 + ये 180 नहीं बन रहा, ये 180 नहीं बन रहा, बिल्कुल केवल ए ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सर्वांग समता से क्वेश्चन है, कह रहे हैं बिंदु ए और डी रेखाखंड बीसी के एक ही ओर इस प्रकार स्थित हैं। तो पहले एक रेखाखंड बीसी बनाते हैं, लो ये रहा, हमने बीसी बना दिया। कह रहा है बिंदु ए और डी रेखाखंड के एक ही ओर है, तो मान लो यहाँ पे मान लिया ए है, यहाँ पे मान लिया डी है, ए और डी एक ही ओर है, ऊपर ही ऊपर है। ये भी इस प्रकार है कि एंगल ए बी डी 90 है, ये रहा, ए को बी से मिलाओ, ए बी सी ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं हमें। और यहाँ पे कह रहा है एंगल डी सी भी 90 है, ये रहा डी, डी को मिला दो सी से, ये भी 90 है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है ना। और कह रहा है ए बी बराबर डी सी है, कहाँ है भैया ए बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम है त्रिभुज डी बी सी, मतलब ए बी सी मतलब इसको मिला के त्रिभुज बना रहा है यहाँ से, और डी बी सी इसको मिला रहा है यहाँ से, तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने फिगर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा सर्वांगसम त्रिभुज होंगे और कैसे होंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप तो यहाँ देख लीजिए, RHS तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि हाइपोटेनियस जरूर बराबर होना चाहिए, लेकिन हाइपोटेनियस बराबर है कि नहीं इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा है, तो हम नहीं उसको ले सकते, ठीक है ना। तो RHS वाला जो भी आंसर होगा वो कट जाएगा, ये भी RHS यूज कर रहा है तो ये भी कट गया आंसर आपका। और कहाँ पे RHS है, एक ये कट गया RHS से। अब अब बनेगा तो केवल साइड बीच का एंगल, देखिए कहाँ है, यहाँ बनाता हूँ, एक ये साइड बीच का एंगल और ये वाली BC साइड तो दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो जो भी क्राइटेरिया बनेगी साइड एंगल साइड की बनेगी, ठीक है। तो ABC में देखते हैं, तो त्रिभुज ABC में एक साइड ये मिल गई AB, दूसरा मिल गया बीच का एंगल B, और ये मिल गया BC, ठीक है ना। ये सर्वांगसम होगा, एक साइड बराबर DC दे रखा है, तो सर्वांगसम होगा DC, एक सेकेंड, त्रिभुज DCB के, क्योंकि C पे 90 आ रहा है, बीच में है, यहाँ पे भी देखो 90 वाला बीच पे है, यहाँ B पे 90 आ रहा है तो यहाँ C पे 90 आ रहा है, तो जो कोण जिसके बराबर होता है वही बीच में आता है, तो यहाँ C आएगा फिर B आएगा। ऐसा देखो ऑप्शन कहाँ दे रखा है, त्रिभुज ABC और DCB, ये भी त्रिभुज है, देखिए कहाँ है, ABC और DBC है ना। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भी लगा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, साइड एंगल साइड से ही हो पाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो नहीं कर पाओगे। ये सारा का सारा NCERT क्लास 10th का स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है उसके देख लेते हैं। कह रहा है भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग तथा 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफलों का योग इतना दे रखा है, तब उस आयत का परिमाप क्या होगा।
12 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दो पहले, तो ये 12 12 का सारे हो गए। एक आयत है जिसकी लेंथ तो 18 दे रखी है, विड्थ नहीं पता है, मान लो कि x मान लो। इसकी एरिया 12 बराबर में 144 हो गया, स्क्वायर का एरिया भुजा का वर्ग हो गया, और प्लस ये कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का योग, प्लस इसकी एरिया कितना हो गया L इंटू बी, मतलब 18 इंटू एक्स, 18x बराबर दे रखा है 252। तो आपसे इसका परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू विड्थ, तो 18 प्लस एक्स ये होता है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले एक्स कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आएगा एक्स, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो पहले। तो 18x आपका आ जाएगा 252 में से 144 घटाओ, 200 में से 100 गया तो पहले ही 100 बचा यहाँ पे, ठीक है। 252 में से 100 चला गया तो 100 बचा, और 52 में से 44 चला गया तो कितना बचता है 44, 6 50 और 2 52, 8, 108 आ गया, ठीक है ना। तो अब x कितना आ जाएगा 108, 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का 108 होता है ना, 6 बार में जाएगा, ये होएगा ना, 6 48, 8 4 6 कम 6 4 10, ठीक है 6 बार में जाएगा। 18 के टेबल तो याद ही होगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है परिमाप, परिमाप होता है आयत का 2 ब्रैकेट में 18 प्लस एक्स, तो 2 18 और 6, 18 प्लस 6 तो कितना हो गया 18 2 20 4 24, तो 24 दूना 48। इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, गला दर्द हो गया कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी समलंब ABCD में AB पैरेलल टू DC AD बराबर 18, पहले तो समलंब बना ही लेते हैं। लो समलंब का मतलब ट्रेपीजियम बनवा रहा है आपसे, ये रहा, ये बन गया ट्रेपीजियम, इसमें हाइट होती है, यहाँ पे भी हाइट हो गया, ठीक है। क्या क्या दे रखा है ABCD, इसका नाम है ABCD, ये हाइट H1 हो गया, ये H2 हो गया। वैसे तो ये बराबर ही होते हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। कह रहा है AD 18 है, ये AD है, ये 18 दे रखा है सेंटीमीटर। BC 16 है, ये BC है, ये 16 हो गया। CD 22 है, कहाँ है भैया CD, ये CD आपका 22 है, ठीक है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 12 है, ये दे रखा है आपको 12 ऊंचाई दे रखा है, तथा इस समलंब का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। पहले तो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसको मान लेते हैं ये A है और ये मान लेते हैं B है पैरेलल साइड, तो A प्लस B इंटू H, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 252, यहाँ रखिए 252, ठीक है ना। तो अब 1/2 ब्रैकेट में A तो दे रखा है 22, तो रखिए 22 प्लस इस पूरी नीचे वाली साइड हमें नहीं पता है, B माने तो B लेके चलो, इंटू हाइट आपको दे रखा है 12 बराबर 252, फोटो थोड़ा ऊपर करें, 252, ठीक है ना। अरे भैया तुम इधर ही चलो, यहाँ खड़े रहो आप, ठीक है ना, 252। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको काटा 6 आ गया। अब तो 22 प्लस B बराबर 6 से इसको भाग दीजिए 252 को, 6 चौके 24, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, 42 आ गया। तो 22 प्लस B बराबर 42 आ गया, तो B कितना आ जाएगा बताइए, B आ जाएगा 42 माइनस 22, ये आ गया 20। तो बेस आपका पता चल गया 20। अब पूछा क्या है, इस समलंब का परिमाप पूछा है, मतलब सबका योग पूछा है। तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, तो 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22 कितना आ गया 2 6 8, 8 16 के 6, नहीं सही है ना, 8 6 14, 14 2 16, इनको जरा ऐड कीजिए कितना आ रहा है, सही है ना, 18 और 20 22 16, ये 2 इसको दे दिया, तो ये भी 20 20 40 बन गए। अब ये अब 20 60 और ये बचा 16, 60 10 70 6 76, 76 आ रहा है आंसर। तो देखिए जरा, इसका आंसर कुछ अलग दिया था क्या, एक सेकंड में क्रॉस वेरीफाई कर लूँ क्योंकि आप लोग यहाँ हो नहीं। हाँ ठीक है, आंसर 76 ही आएगा, करेक्ट है, डोंट वरी, सही आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ कभी कंफ्यूजन हो कि ये वाली छोटी देखने में भुजा बड़ी है लेकिन आपका आंसर छोटा आया है, तो उस पर नहीं जाना है, आप उसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने एक रफली फिगर बनाया था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सारे साइंस बैकग्राउंड के हैं, अब करने के बाद तो पकड़ में आ जा रही होंगी चीज़ें कि ऐसे ही किया जाता था पहले बचपन में, मतलब 10वीं क्लास में जब थे, या अगर कुछ लोग तो होंगे जो कहीं पढ़ा वगैरह रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, किसी बंद लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर का क्वेश्चन है जिसका आधार दे रखा है। एक सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंडर हो गया आपका, आधार इसका आर दे रखा है, कितना, आर बराबर है 7 है भैया, क्या लिख रहा हूँ, 7 मीटर है। का आयतन दे रखा है 462 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखा है 462। आयतन यही तो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ये आपसे पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये टीएस से होता है, फार्मूला वगैरह याद रखिएगा आप लोग, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ आपको कोई नहीं बताने वाला होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर प्लस एच, हमें एच की ज़रूरत है, यहाँ पे आर पता है तो एच यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, ये सबको रखिए वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 हो गया 2 बार, इंटू एच नहीं पता है, ये 4 6 2 दे रखा है, काटिए, 7 से 7 निपट गया। अब देखिए कौन सा कट रहा है, ये 22 से कट जाएगा, 22 एक कम 22, 22 दूना 44 और 2 बचा 22, तो 22 एक कम 22, 21 आ गया। तो यहाँ 7 बचा हुआ है, तो h आ जाएगा आपका 21/7, 7 तियाँ, तो h की वैल्यू 3 पता चल गई है। अब h की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दीजिए इस फार्मूले में, टोटल सरफेस एरिया पूछा है उसने, तो यहाँ रखिए 2 × 22/7 गुणा r की वैल्यू फिर से 7 प्लस r की वैल्यू फिर से 7 प्लस h निकाला कितना 3। सॉल्व कीजिए, इस वाला 7 से इस वाला 7 को काट दीजिए, 22 दूना 44 आ जाएगा और 7 3 10, तो 44 × 10, तो जीरो लगा दो, 440 आंसर आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों का, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अच्छा देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, प्रेक्षणों इतना 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 और इतना के परिसर, परिसर का मतलब होता है रेंज, और बहुलक का मतलब होता है मॉड का माध्य निकालना है आपको। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये रहा, सबसे पहले इसमें आप क्या ढूंढोगे, परिसर निकालिए। परिसर क्या होता है, सारे प्रेक्षणों में, देखिए परिसर मैं बताता हूँ, परिसर होता है सबसे बड़ा अंक नंबर और माइनस कर दीजिए सबसे छोटे को, तो इन सब में सबसे बड़ा कितना आ जाएगा, देखिए 14 16 18 18, निगाहें दौड़ाइए जरा, मुझे तो 19 नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा 19 आ गया, और माइनस सबसे छोटा देखिए 14, 14 से छोटा 13 भी है, 12 भी है, 12 से छोटा 11 भी है, 11 से छोटा 10 9 8 7 नहीं दिख रहा, 11 हो गया, ये 11 आ गया। कितना आ गया, ये परिसर आ रहा है, परिसर जिसको कि इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 11 8 19 होता है ना, हाँ ये 8 आ जाएगा, 11 ठीक है, ये 8 आ गया। अब इसका बहुलक कितना आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, वही मॉड होता है। 14 देखिए 15, इसका बहुलक आएगा 15, एक बार यहाँ, एक बार 4 बार 15 दे रखा, बाकी कोई भी संख्या 4 क्या 5 बार दे रखा, कोई भी 5 बार नहीं है, तो इसका बहुलक जो आएगा 15 आ जाएगा, तो मॉड आ जाएगा 15। और 15 और 8 का माध्य पूछा है आपसे, बताइए कितना आ जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, 8 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 15 5 20 3 23, तो 23/2, 23/2 कितना होता है, 23 का आधा होता है 11.5, तो ये आ रहा बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। और बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, गुरु दक्षिणा में बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, शब्द पेरीमीटर है ना, हाँ, के सभी अक्षरों को 9 पृथक कागज की पर्चियों पर लिखकर एक डब्बे में डाल दिया गया। तो टोटल कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टोटल आ गया 9, तो नीचे टोटल ही होता है, तो 9 लिख दिया मैंने, ठीक है ना।
अब क्या कह रहा है, बिना देखे इस डब्बे में से एक पर्ची निकाली जाती है, एक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए और एक अक्षर आई प्राप्त करने की प्रायिकताओं का क्या अंतर होगा। सबसे पहले तो एक कॉन्सोनेंट प्राप्त करने का प्रायिकता क्या आएगी, तो इसको प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। कॉन्सोनेंट इसमें है कितने ये चेक करो, पी हो गया, आर हो गया, एम हो गया, टी हो गया, आर हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5/9 तो प्रायिकता होगी कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट की मतलब व्यंजन की, और अंतर करना है किसके साथ, आई के साथ। तो आई कितनी बार है जरा चेक करो, एक ही बार आई है, तो 1/9 इसकी प्रायिकता हो गया, दोनों को घटा दीजिए, एलसीएम 9 आ जाएगा, 5 में से 1 चला गया 4, 4/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आफ्टर सीटेट में ये सारे चैप्टर जो हैं बिल्कुल ही डिटेल में कराने वाला हूँ। अब पूरा तरह से कोई सी भी आप टीचिंग एग्जाम दे करके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उस कोर्स से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।